प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आशा है कि आप लोगों ने इसके पहले के जो वीडियो हमारे आए थे, जो लेक्चर हुए थे, उसको आप लोगों ने समग्रता से देखा होगा, समझा होगा और जो है आप लोग प्रॉपर उसके नोट्स को बनाते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट आर्किटेक्चर हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि एक हमारा ट्री स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि कैसे कैसे एक फ्रेमवर्क बनता है, उसकी क्या क्या आप देख पा रहे होंगे। जैसे डायग्राम में भी यहाँ पर हायरार्की बनी हुई है। तो सबसे पहले हमने पढ़ तो वैसे लिया था कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बारे में, उसके बारे में तो हम थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर लेते हैं इसके माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। तो यहाँ पर है CLR मैनेज कोड एग्जीक्यूशन एट द रन टाइम। तो देखिए, हमारा एक प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है कंपाइलेशन का और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा होता है रनिंग का। तो जब कंपाइल होता है और उसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, उसके पहले हम लोग लिखते हैं कोड, और उसके पहले भी अगर हम बात करें तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं बिजनेस लॉजिक। ये एक मेन हमारा प्रोसीजरल होता है जो किसी भी लैंग्वेज के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो हमारा CLR है वो क्या करता है, कोड एग्जीक्यूशन एट द रन टाइम। यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर CLR का काम होता है रन टाइम में वो कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है कि आपने क्या क्या लिखा है, उसको प्रॉपर उस फंक्शनल क्लास लाइब्रेरी से जो आपकी फ़ाइल है वो मैच हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और जो हमारा CLR है वो मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। जैसे ही अगर हमने मान लीजिए किसी भी वैल्यू में हम देते हैं इंट a, तो आपका जो मेमोरी होती है उसमें वो एक ब्लॉक असाइन कर लेता है और वहाँ पर उसका एक एड्रेस हो जाता है और उसके अंदर वो वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा देता है। तो ये काम भी हमारा कौन करता है, CLR करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक हायरार्की दिख रही है जिसमें CLR लिखा है और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा CLR होता है वो डायरेक्टली हमारा OS से लिंक करता है, उसकी हेल्प से काम करता है। आगे बात करते हैं BCL क्या होती है। बेस क्लास लाइब्रेरी होती है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन रीयूजेबल टाइप होता है, कलेक्शन इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग्स होती हैं। इसमें देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि BCL हमारी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें कई सारे सेट ऑफ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन जो हैं ऑलरेडी डॉट नेट फ्रेमवर्क के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो सब उसमें स्टोर होते हैं। और जब कोई भी कोडर होता है, उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस कोड वहाँ से वो एक्सेस करके जो है आसानी से यूज़ कर सकता है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एक फ्रेमवर्क हमारा जो है ये भी तैयार हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है डेटा एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर का मतलब क्या होता है, एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस, डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल, वर्क विद XML। एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज होती है। बेसिकली जो हमारा हम लोग डिज़ाइनिंग पार्ट करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं या वेब होस्टिंग करते हैं, वहाँ पर XML का यूज़ ज़्यादा होता है। और इसमें हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह से हमारा एक टूल होता है जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ASP.NET है और Radio.NET है जो आपके सिलेबस में आएगा। तो वहाँ पर हम इसको और अच्छे स्तर से समझ पाएंगे कि कैसे आप लोग डॉट नेट का यूज़ जो है वो वेब डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप उसके द्वारा बना सकते हैं। तो ADO.NET और XML की बात करते हैं। डॉट नेट में BCL क्लास लाइब्रेरी होती है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऊपर वाले को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा जो है पूरा आर्किटेक्चर बन जाता है। अब आगे थोड़ा सा यहाँ बात करी है लोगों ने ASP.NET और विंडोज़ फॉर्म के बारे में। तो इस हायरार्की के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या क्या यूज़ होता है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए, फ्रंट एंड होता है और वेब बेस्ड इंटरफेस होता है, GUI बेस्ड होता है। यहाँ पर मैं कुछ कंसेप्ट आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। देखिए, फ्रंट एंड दो चीज़ें होती हैं हमारी, एक होता है फ्रंट एंड होता है और एक होता है हमारा बैक एंड होता है। आप लोगों ने कैलकुलेटर देखा, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर का अगर हम बात करें तो ये हमारा कैलकुलेटर का इंटरफेस होता है। यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 3, यहाँ सारे डिजिट लिखे होते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लिखे होते हैं, यहाँ पर हम 1+1 करके ऑपरेशन करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, ये तो एक इंटरफेस है। जब हमने मान लीजिए 1+1 लिखा तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी उसके एक डेटाबेस में सेव चीज़ें हो रही हैं ना। डेटाबेस में सेव होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो ऐड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करा रहा है। और कैलकुलेटर हमारी ऐसी चीज़ है, जैसे आप लोग मोबाइल में भी यूज़ करते हैं तो जाके देखिएगा कि कैलकुलेटर की एक हिस्ट्री होती है, जहाँ पर आपने अभी तक के जितने भी कैलकुलेशन किए वो स्टोर करता जाता है। तो जो ये हमारा आपको चीज़ दिखाई दे रही है ये हमारी कहलाती है फ्रंट एंड। ये किसी भी लैंग्वेज का फ्रंट एंड होता है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली क्या इंटरफेस उसके आगे दिया गया है।
और जो बैकएंड में जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो पूरा डेटाबेस पार्ट होता है, जो यहाँ पर हमारा सब चीज़ें सेव होती हैं, वो हमारा कहलाता है डेटाबेस, यानी उसको बोलते हैं बैकएंड। उसके बाद हमारा GUI बेस्ड क्या होता है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो हमारा विंडोज़ पे आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्लिक इवेंट करते हैं, ठीक है, तो की प्रेस इवेंट करते हैं कीबोर्ड से, वो सारी चीज़ें हमारी GUI बेस्ड कहलाती हैं। और उसी के अपोजिट अगर हम बात करें डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें हमारा सारी चीज़ें जो है कमांड बेस्ड होती है, उसमें हम माउस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही हमें कोई ऐसा एक इंटरेक्टिव चीज़ दिखाई देती है। वहाँ तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन लिख के आती है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। तो जो हमारी ये लैंग्वेज है हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं .NET, ये क्या है, हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड है और सारा काम यहाँ पर आप उसके द्वारा करते हैं। और वेब सर्विसेज का मतलब यही है कि कोई वेबसाइट बनाना, वेबसाइट क्रिएट करना, वेबसाइट की होस्टिंग करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, वो सारी चीज़ें आप भी ASP के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो हम इसको चार्ट को देख लेते हैं कि ASP.NET वेब फॉर्म्स होते हैं, वेब सर्विसेज होती है, मोबाइल इंटरनेट टूलकिट होती है। अब आजकल के जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं बेसिकली वो भी हमारे कई पहले जावा बेस्ड डेवलपमेंट पर आते थे। अब आजकल भी आप कोई मोबाइल का बेस्ड खास एप्लीकेशन है, कोई गेम है, उसमें इंस्टॉल करोगे तो आपको विजुअल स्टूडियो जो है सपोर्ट एंड पर वहाँ पर डाउनलोड करके उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ADO.NET है, XML है, और .NET फ्रेमवर्क है, और कॉमन लैंग्वेज है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वही वाला जो है कि एक एक हम नए नए पैरामीटर अपने इस प्लेटफॉर्म में ऐड करते जाते हैं और हमारा जो है चीज़ें इसके आधार पर चलती जाती हैं। अब देख लेते हैं एक वाइवा वॉइस से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और तो अगर आपका जो हमारा एक लेटेस्ट अपडेट यही आया है कि आपकी जो परीक्षाएं शायद ऑनलाइन कराई हैं, तो उस पर ऑब्जेक्टिव मोड पर भी पेपर हो सकता है। तो उसके आधार पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो इससे बन सकता है कि देखिए यहाँ पर जो है कि ये पूछ सकता है कि लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज है, यानी कि जो आपका विजुअल स्टूडियो है वो कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, विजुअल बेसिक होगा, C++ होगा, C# होगा, J# होगा, और JScript होगा। आपको ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि जो हमारा विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो जो है वो हमारा विजुअल बेसिक को सपोर्ट करता है, C++ को सपोर्ट करता है, C# को सपोर्ट करता है, J# को सपोर्ट करता है, और जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। मतलब ये सारे काम जो हैं केवल आप एक ही प्लेटफॉर्म पे VB विजुअल स्टूडियो के माध्यम से आप ये कर सकते हैं, जिससे हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा सुगम हो जाता है और एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं जल्दी से कि थर्ड पार्टीज़ और बिल्डिंग, कुछ थर्ड पार्टीज़ भी जो होती हैं जो इनके साथ इंटरेक्ट करके अपना काम कराती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पेमेंट करना है, तो आप लोग देख पाते होंगे कि पेमेंट करने के लिए क्या होता है, आपका एक मोबाइल है, मोबाइल के बाद आपका एक बैंक होता है, तो बैंक से तो आपका लिंक होता ही है पेमेंट, बट उसमें आप कोई एक एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइडर भी तो लेते हैं। आप चाहे गूगल पे करें, चाहे आप पेटीएम करें, या फिर आप जो है भीम ऐप यूज़ करें, तो ये सब क्या है, हमारे ये सब थर्ड पार्टी हैं जो उसमें इंटरेक्ट कराते हैं। वैसे ही हमारा विजुअल स्टूडियो के साथ कई अन्य सॉफ्टवेयर भी आप लिंक करा के चला सकते हो, जिससे हमारा डेटाबेस पार्टिंग हो गया, या फिर जो आप कह सकते हैं कि एक कनेक्टिविटी करते हो किसी डेटाबेस के साथ, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो वैसे ही हमारा अगर थर्ड पार्टीज़ की बिल्डिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो APL हो गया, कोबल हो गया, पास्कल हो गया, ML हो गया, ऑरग्राउंड हो गया, पर्ल हो गई, पाइथन हो गई, स्मार्ट टॉक हो गई। तो ये कई सारी ऐसी एक समग्र चीज़ें हैं जिनके साथ आप ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो है वो कंपैटिबल होता है और उनके साथ आसानी से वर्क कर लेता है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप खूब पढ़िए और जो है स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।